तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में। ठीक है। और देखिए, ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 है। आज हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे टॉपिक। इसके टोटल सात सात आठ पार्ट बनेंगे। ठीक है, 7 8 या फिर शायद 10, आप बोलिएगा उतना। कोशिश करूँगा 7 या 8 तक कंप्लीट करने का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ये किसके काम में आएगा ये बता दीजिए। तो देखिए, वैक पेपर यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स में जिनको भी पढ़ना है उन सभी के काम में आएगा, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जनरली यह जो है या तो सेमेस्टर 1 में रखा जाता है या फिर सेमेस्टर 4 में रखा जाता है। अरे भाई क्या हुआ, नहीं चल रहा? चल रहा। अरे बोर्ड काम नहीं करता है जी। अब करता है। तो देखिए, जनरली सेमेस्टर 1 के तहत क्या आता है, एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया हमारा। हटाओ इसको यार। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ठीक है, जितना भी यूनिवर्सिटीज़ में ये बैक पेपर रखा गया है, वैल्यू एडेड कोर्स का पेपर, ठीक है, उन सभी में ये काम देगा आपको। और जनरली सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 4 में रखा जाता है। जैसे कि मैं कुछ यूनिवर्सिटियों के नाम बताता हूँ, पहले ये जान लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं झारखंड की यूनिवर्सिटी, जैसे एसकेएमयू हो गया, रांची यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा हो गया, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी हो गया, एनपीयू पलामू। इसके अलावा आपका बीबीएमकेयू धनबाद, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, इन सभी में ये सिलेबस है। ठीक है, कहीं पे सेमेस्टर 1 में तो कहीं पे सेमेस्टर 4 में, एंड सभी का सिलेबस सेम है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी का सिलेबस सेम है। तो ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के काम में आएगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग का एग्जाम चल रहा है तो इसलिए मैं क्लास ले रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं और एक एक टॉपिक कवर करूँगा पूरी आसानी से डिटेल में। ओके, चलिए। और विथ नोट्स मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में फ्री में, एक भी रुपया पैसा नहीं। तो पर्यावरण अध्ययन, सबसे पहले बात कि पर्यावरण अध्ययन यानी कि पर्यावरण के बारे में पढ़ना होगा। पर्यावरण कहते कैसा है? तो पर्या और वरण, वरण मतलब होता है घेरना। ठीक है, पर्या मतलब होता है हवा, यानी कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो घिरी हुई वायु की परत है उसे हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, और ये वायुमंडल साथ में हमारा पृथ्वी पूरा का पूरा, यानी कि पृथ्वी में रहने वाले सभी समस्त जीव, इसमें वायुमंडल भी इंक्लूड है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पर्यावरण है। समझ गए? पर्यावरण क्या है? पृथ्वी तथा इसका वायुमंडल। ठीक है, इन सभी का अध्ययन ही पर्यावरण है। इसमें आपका जल, पृथ्वी में जल है, थल है और यहाँ पे वायु है। ठीक है, जल थल वायु, इन तीनों में जितने भी लोग रहते हैं, जितना भी जीव रहता है, जितना भी वस्तु है, इन सभी का अध्ययन है पर्यावरण। मोटा समझ गए ना कि क्या क्या पढ़ना है? पृथ्वी और जल थल वायु। समझ गए? हाँ, तो जल थल वायु में जितने भी जीव वस्तु थिंग्स हैं उन सभी के बारे में अध्ययन करना ही पर्यावरण है। पर्यावरण बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। तो हमें छोटा टॉपिक पढ़ना है, ज़्यादा बड़ा नहीं पढ़ना है। बस अपना एग्जाम को क्वालिफाई करना है और समझ लेना है बेसिक थिंग्स जो हमारे जीवन में काम आएंगे। ओके, तो पर्यावरण का परिचय सबसे पहले जानते हैं। यहाँ पे एक पत्ता है ताकि अच्छा दिखे। पर्यावरण क्या है? ठीक है, इंग्लिश में है व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो देखिए, इंग्लिश में थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, मिस्टेक, क्योंकि मैंने खुद से लिखा है तो मिस्टेक होने की गुंजाइश हो सकता है। ठीक है, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन हिंदी मीडियम, सो डोंट माइंड। तो पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक तथा जैविक घटकों का समुच्चय है जो किसी जीवित प्राणी को घेरते हैं या उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। इसमें वायु, जल और मिट्टी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जलवायु आदि शामिल हैं। ठीक है, तो ये किताबी भाषा है, आपको किताबी भाषा को फॉलो नहीं करना है। मैंने क्या बताया? पृथ्वी में स्थित जल, थल और वायुमंडल में स्थित सभी जीव और निर्जीव का अध्ययन ही पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, इतना लिखिएगा ना? हाँ बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण का मानव जीवन में क्या महत्व है? व्हाट इज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट इन, अरे यार क्या घुस गया, ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखिए, पर्यावरण में ही हम लोग रहते हैं। अगर पर्यावरण दूषित हो जाएगा तो हम लोग भी दूषित हो जाएंगे, और सड़ गया पर्यावरण तो हम लोग भी सड़ के मर जाएंगे। ठीक है, बहुत सुनने में खराब लगता है ना? हाँ, इसलिए पर्यावरण को बचाना है।
पर्यावरण जीवन के लिए आवश्यक संसाधन जैसे कि वायु, ठीक है, जल, भोजन, आश्रय प्रदान करता है। अगर ये दूषित हो जाएगा, वायु दूषित हो जाएगा, जल दूषित हो जाएगा, ठीक है, भोजन दूषित हो जाएगा, तो हम लोग भी दूषित हो जाएंगे ना, मतलब हम लोग भी गंदा खाना खाएंगे तो गंदा हो जाएंगे। कुल मिला के बात इतना है, तो बीमार हो जाएंगे, फिर अंततः परम सत्य जो है उसको प्राप्त कर लीजिएगा। सो दैट कि हमें पर्यावरण को रक्षा करना है, ठीक है। यह हमारे स्वास्थ्य, आजीविका और अस्तित्व से सीधा जुड़ा हुआ है। यूं बोले कि मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे से भिन्न नहीं है, ठीक है। मनुष्य है तो पर्यावरण, मतलब पर्यावरण है तो मनुष्य, लेकिन पर्यावरण नहीं रहेगा तो मनुष्य भी नहीं रहेगा। और ऐसा हो सकता है कि भले मनुष्य ना रहे लेकिन पर्यावरण रह जाए, ठीक है। पर्यावरण को जो है हमसे खतरा है। पर्यावरण का मतलब ये पर्यावरण है, ये मनुष्य, ठीक है। हम लोग नहीं भी रहेंगे तब भी पर्यावरण को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आदमी है या नहीं है, फिर भी इन लोग आराम से जिएगा। लेकिन अगर ये नहीं रहेगा ना तो हम लोग भी नहीं रह पाएंगे। कुल मिला के बात इतना है कि हम लोग पूरी तरह से डिपेंड है पर्यावरण के ऊपर, ठीक है। और पर्यावरण हमें क्षति नहीं पहुंचाती है, बल्कि हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लिखनी है बुक में बॉस, तभी ना आदमी समझ पाएगा कि हाँ भाई हम लोग ही पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं, ठीक है। कैसे दूषित कर रहे हैं अभी पढ़िएगा धीरे धीरे, समझ गए। हाँ, पर्यावरण और मनुष्य, कुल मिला के बात इतना है कि मनुष्य, पूरे पृथ्वी का संचालक मनुष्य है और मनुष्य पर्यावरण को दूषित करता है, ठीक है। पर्यावरण मनुष्य को बर्बाद नहीं कर रहा है, मनुष्य पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है, ओके। तो बचाना भी हमारा ही फर्ज है, जब हम बर्बाद कर रहे हैं तो हम ही बचाएंगे यार। पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, यानी कि कितने पार्ट्स में बांटा गया है पर्यावरण को, ठीक है। तो हमारा तीसरा प्रश्न आता है कि पर्यावरण के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, यानी कि पर्यावरण के 4 घटक है, यहाँ पे 4 प्रमुख बोले हैं तो 4 प्रमुख घटक है, ठीक है। व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो 4 कंपोनेंट है, 4 घटक है। घटक को इंग्लिश में कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। आप लोग इंग्लिश का भी थोड़ा थोड़ा लिखने का प्रयास कीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश में लिखने का प्रयास कीजिए, थोड़ा थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिए, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पर्यावरण के 4 प्रमुख घटक है, मैंने तो 3 ही बताया था, जल, थल, वायु। ये चौथा कहाँ से आ गया? चौथा इन सभी के मिलने से बनता है, ठीक है। जैसे 2 आदमी के कंपोजिशन से एक न्यू जनरेशन बनता है, ठीक है, ये बन गया न्यू। तो उसी तरह से इन तीनों के मिलने से एक न्यू मंडल बनता है, जिसको हम लोग जैव मंडल बोलते हैं, जीवन की उत्पत्ति होती है, ठीक है। जैसे हमारा वायुमंडल, पहला कंपोनेंट्स क्या है? वायुमंडल, ठीक है, एटमॉस्फेयर इंग्लिश में बोला जाता है। दूसरा है जल मंडल, जिसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और तीसरा है हमारा स्थल मंडल, ठीक है, जिसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। यानी कि वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल, ये तीनों मिलके जब आपस में रहते हैं तब मनुष्य अपना जीवन संभव कर पाता है, और मनुष्य जहाँ पे रहता है उसको बोलते हैं जीव मंडल, यानी कि बायोस्फीयर, ओके। तो 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो हमारा है वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जीवमंडल, ठीक है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। स्फीयर होता है, सब स्फीयर, मंडल को स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नोट करते चलिएगा, छोटा छोटा टॉपिक है और इसके ऊपर फिर आप आराम से डिटेल में लिख सकते हैं। फिर वायुमंडल की परिभाषा लिख दीजिए, जलमंडल की परिभाषा लिख दीजिए कि पृथ्वी का 3 भाग जल है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े समुद्र हैं, प्रशांत महासागर है, अरे यार मेरा नाम आ गया, हाँ। फिर स्थल मंडल बताइए कि पृथ्वी का 24% भाग स्थल है, जिसमें पहाड़, पर्वत, जंगल, मैदान सब स्थित है, ठीक है, मरुस्थल। उसके बाद जीवमंडल, तो इन तीनों के मिलने से जो बनता है उसी को जीवमंडल कहते हैं, जहाँ पे मनुष्य अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। चलिए इतना लिख लीजिएगा। अब आगे बोलते हैं। तो देखिए मैं केवल आपको की पॉइंट समझाऊंगा, अपना दिमाग का प्रयोग कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना दिमाग का खुद प्रयोग करें, ठीक है, अपना माइंड को खोलें, खोलो खोलो, एक नट बोल्ट ले लो, खोलो। चलिए मैं पिलास पेचकोस दे देता हूँ, आप लोग खोलिएगा। अच्छा, बहुत आदमी ना पिलास और पेचकोस में कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, कि पिलास किसको कहते हैं, पेचकोस किसको कहते हैं, रेंच किसको बोलते हैं। चलिए, वायुमंडल क्या है और इसका क्या महत्व है? वायुमंडल क्या है और इसका क्या महत्व है? व्हाट इज एनवायरमेंट, ठीक है, राइट इट्स इंपॉर्टेंट, यानी कि एनवायरमेंट क्या है और इसके महत्व को लिखें, ठीक है। देखिए वायुमंडल पृथ्वी को घेरे हुए गैसों की एक परत है,
किसकी परत है? गैस की। वायु क्या है? जो हमारा, या हम ये भी बोल सकते हैं कि वायुमंडल पृथ्वी को घेरे हुए वायु की परत है। किसकी परत है? वायु की परत है। वायु को ही हम लोग गैस बोलेंगे, क्योंकि वायु में तो बहुत सारा गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ठीक है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, तो ये सब मिल के ही ना वायु बना है। वायु एक मिश्रण है। आपको मालूम है कि एयर इज अ मिक्सचर, ठीक है, वायु एक मिश्रण है, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। कहाँ गया यार? 78% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये सब क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वायुमंडल पृथ्वी को घेरे हुए गैसों की या वायु की एक परत है। यह जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए, मनुष्यों के लिए ऑक्सीजन और अन्य गैसें प्रदान करता है, ठीक है, तापमान को नियंत्रित करता है और परावैंगनिक किरणों से हमारी सुरक्षा करता है, ठीक है। अगर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी पर जीवन की संभावना व्यर्थ है, ठीक है। चलिए इतना लिख लीजिएगा। एक ही चीज को मैंने 2 बार किया। ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सेम है। यहाँ पे देखिए, पर्यावरण का मानव जीवन में क्या महत्व है, वही चीज ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अलग अलग आपको ढंग देके अलग अलग पूछ सकता है, ठीक है। अब आपको सुने होंगे परावैंगनिक किरण, ये क्या होता है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। परावैंगनिक किरण, जिसको इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट रे बोलते हैं, नाम सुने होंगे अल्ट्रा वायलेट रे। ये क्या होता है जी? तो परावैंगनिक विकिरण, ठीक है, ये बैगनी रंग का एक विकिरण होता है, किरण होता है, रे होता है, ठीक है, यानी कि रोशनी होता है, जो कि सूर्य से आने वाले 7 रंगों में से एक रंग है। आपको मालूम है बैजानी हापा नाला, वो हम लोग याद किए थे, बैगनी, जामुनी, ठीक है, बैजानी हापी नाला, सूर्य में 7 रंग होते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं विबगियर, ठीक है। तो वो जो 7 रंग है उसमें एक बैगनी है। ये रंग क्या होता है? ये परावैंगनिक किरण जो है, ठीक है, सूर्य से आने वाली किरणों में से 7 किरणों में से परावैंगनिक किरण को रोकता है। कौन रोकता है? वायुमंडल। ये जो वायुमंडल है इसका एक मंडल है समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल में है ये परावैंगनिक किरण फंस के रह जाता है और इसको फिल्टर करके फिर भेजता है पृथ्वी में। अगर ये किरण डायरेक्टली आ जाए, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये जो हमने बनाया गोल गोल, ये हमारा है परावैंगनिक समताप मंडल। समताप मंडल अगर छेद हो जाता है और डायरेक्टली यहाँ पे एक मनुष्य है, इसके बॉडी में पड़ जाता है ये परावैंगनिक किरण, ठीक है। तो जहां जहां ये इसकी रोशनी में आएगा वहां वहां इसका जो है चमड़ा ना पूरा छिल जाएगा, ठीक है, चमड़ा पूरा मतलब जल जाएगा और उसको त्वचा कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर, ठीक है। तो परावैंगनिक किरण का कितना महत्व देखते हैं। चलिए अब आता है हमारा जलमंडल किसे कहते हैं। व्हाट इज द एक मिनट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो हमने क्या पढ़ा कि वायुमंडल क्या है और इसका महत्व क्या है, फिर पढ़ेंगे जलमंडल क्या है और इसका महत्व क्या है, फिर पढ़ेंगे स्थल मंडल के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे जीवमंडल के बारे में, ठीक है। तो जलमंडल किसे कहते हैं? देखिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो आपको मालूम है कि हमने बचपन से पढ़ा है कि पृथ्वी एक नीला ग्रह है। इसका 3 भाग में एक भाग स्थल है और 3 भाग जल है। आपको मालूम है 3 पार्ट्स जो है इसका वाटर है और एक पार्ट जो है इसका सॉलिड फॉर्म में है, स्थल फॉर्म में, ठीक है। पृथ्वी में उपस्थित समस्त जल, जिसमें सागर, नदी, ठीक है, मैं सागर चलिए, नदी, झीलें, भूजल, वर्षा आदि जलमंडल कहलाता है, ठीक है। इन सभी में जल पाया जाता है, अतः ये सभी जो है जलमंडल कहलाते हैं। यह जीवन के लिए आवश्यक जल स्रोत को नियंत्रित करता है, ठीक है। बाकी लिख दीजिएगा कि यह पृथ्वी के 3 भागों में से एक भाग पृथ्वी के 4 भागों में से 3 भाग केवल जल है, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े समुद्र, सागर मतलब वही हो गया, समुद्र है, नदियां हैं, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन या नील? बताइए कौन सी? अमेजन जो है सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है, सबसे बड़ी नदी है नील नदी। आप लोग को एक बार टूर में लेके जाऊंगा, उफ काश जा पाते, नहीं काश जा पाते, नील नदी घूम के आते, अमेजन रिवर घूम के आते, मजा आ जाता यार। उसके बाद जो होगा, एक मिनट यार, माइक ठो ना खड़ा नहीं होता है, खड़ा हो जाओ यार। चलिए हाँ, तो ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? टिटिकाका, लॉस एंजल में है, झारखंड, झारखंड में बोलता हूँ, झारखंड में तो बहुत सारा झील है, जौग जलपाल, हुंड्रू जलप्रपात। भारत में सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो ये है आपका यहाँ पे कर्नाटक में गरसोपा जलप्रपात, ठीक है।
तो ये सभी क्या है, ये सभी पानी ही तो है, पृथ्वी के 3 भागों में से एक भाग का पानी ही मिलके बनाता है, ठीक है। तो ये सभी हमारा जलमंडल है, ठीक है। और यहाँ में जितने भी जीव रहते हैं वो सभी जीवमंडल के भाग हैं। और पृथ्वी में जीवन के लिए जल बहुत आवश्यक है, जल थल वायु तीनों बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक क्या, परम आवश्यक है, ठीक है। चलिए, तो जल है तो कल है, या जल है तो जीवन है, जो भी बोल सकते हैं वो आप लाइन भी लिख दीजिएगा, ठीक है। खास करके चापाकल गाड़ी वाला सब में जो चापानल का गाड़ी आता है, चापाकल चापानल जो भी बोलते हैं आप, ठीक है, उसके गाड़ी में लिखा रहता है जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ठीक है। वो कोटेशन भी आप डाल दीजिएगा। अब आता है स्थल मंडल। स्थल मंडल जिसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जलमंडल स्थल मंडल किसे कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का जमीनी भाग, ठीक है। स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस बाहरी सतह है जिसे पर्वत, ठीक है, पर्वत है। अब जमीन में तो ही ना पर्वत रहेगा, ठीक है। मैदान है, मरुस्थल है, मिट्टी है, खनिज शामिल है। ये सभी क्या है, हमारे स्थल मंडल में ही पाए जाते हैं, जो कि जीवन की भौतिक संरचना को आधार प्रदान करते हैं। अगर स्थल मंडल नहीं रहेगा तो मनुष्य रहेगा कहाँ। यह भी बात है कि अगर जमीन नहीं रहेगा तो आदमी रहेगा कैसे, कहाँ रहेगा, समुद्र में तैर तैर के कई घंटा तैरिएगा, 6 घंटा 7 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, उससे ज़्यादा तो नहीं तैर पाइएगा ना। तो कुल मिला के बात इतना है कि स्थल मंडल के बिना मनुष्य का जीवन असंभव है, ठीक है। और स्थल मंडल में ही हमारा पर्वत पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, बताइए जी, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। बहुत सारे मैदान है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा डाउन्स, पंपास, प्रेरी, ठीक है। ये सभी घास के मैदान है हालांकि, और मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, उदाहरण लिखना है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा, ठीक है। और भारत में कौन सा मरुस्थल है, तो थार मरुस्थल है। विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल सहारा, गोभी, ठीक है, ये सभी है विश्व के सबसे मरुस्थल में से। और भारत में जो है, जो कि राजस्थान और गुजरात का एरिया पड़ता है, उसको थार थार डेजर्ट बोलते हैं, थार मरुस्थल, ठीक है। मिट्टी है, खनिज है, और खनिज संपदा से भरा हुआ भारत का सबसे बड़ा राज्य है झारखंड, ठीक है, जो कि हम लोग हैं, फिर भी गरीब हैं। अरे यार मुझे सीएम बनाओ यार, सबको अमीर बना दूंगा कैसे अमीर बनाइएगा, मैया योजना देखे, नहीं नहीं नहीं, मैं भैया योजना देखे ना, रे भाई मैं झारखंड को पढ़ाने में आगे कर दूंगा, ठीक है, झारखंड के लोगों को शिक्षित कर दूंगा। चलिए, मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली ले सकते हैं आप लोग शिक्षित कर दीजिए वहाँ के लोगों को, आपको खुद, और सिस्टम को सही कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आदमी खुद अपना रास्ता निकाल लेगा। लोगों को लुभावना मत दीजिए, बस उसको शिक्षित कर दीजिए सही ढंग से, और सही ढंग से सिस्टम चलाइए। चलिए, जो भी है, उतना पढ़ा लिखा आदमी होता तब तो फिर झारखंड आगे ही निकल जाता यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है अभी। जीवमंडल क्या है, व्हाट इज बायोस्फीयर। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा स्थल मंडल, हम लोगों ने पढ़ा जल मंडल, और हम लोगों ने पढ़ा ये क्या है, वायुमंडल। अब ये जो तीनों जहाँ पे मिलता है, ठीक है, जब तीनों का संगम होता है, संगम मतलब होता है मिलन, ठीक है, जब तीनों एक दूसरे से संगम करते हैं तो उसी को हम लोग जीवमंडल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ पे जल थल और वायु तीनों मिलते हैं वहीं पे जीवमंडल है, और उसी जगह मनुष्य रहता है, जीवित प्राणी रहते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के है इतना है कि जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ पे जीवित प्राणी रहते हैं। इसमें वायु, जल और स्थल के वे भाग आते हैं जहाँ जीवन संभव है, ठीक है। ये सब मैं अच्छे से पढ़ा था एनसीईआरटी का, जब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, यूपीएससी का तैयारी। लेकिन जब मैं एक बार एग्जाम दिया ना यूपीएससी का, तब मुझे पता चल गया कि भाई तुम टाइम वेस्ट कर रहा सागर, छोड़ दो। तब मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। और मैं फिर आ गया कि यार प्रोफेसर बनो, यूपीएससी नहीं करना है। मालूम है यूपीएससी क्या है, जो लोग तैयारी करते हैं, मैं सच्चाई बता देता हूँ मुंह पे आपकी, 1000 लोगों की मौज है। यूपीएससी क्या है, यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस क्या है, तो 1000 लोगों की मौज है, जितनी लोगों की होती है, बाकी सबकी मानसिक रूप से टेंशन है, ठीक है। 10 लाख आदमी फॉर्म भर रहा है तो 1000 का ही होगा। 10 साल में कितना होगा, मान लीजिए 10 साल भर, ठीक है। तो 10 साल में, एक साल में 1000, तो 10 साल में 10,000, 10,000 यूपीएससी आदमी आईएएस आईपीएस बनेगा। और तैयारी कितना कर रहा है, प्रत्येक साल लगभग 50,000 नया कैंडिडेट आ रहा है, ठीक है।
तो ऑलरेडी तो मान के चलते 10 लाख फॉर्म आदमी कर रहा है, 10 लाख मान के चलते, फिर भी 9,90,000 लोग ना, हाँ 9,90,000 लोग जो है 10 साल में भी तैयारी करके नहीं ले पाएगा। तो कुल मिला के बात इतना है कि 1,000 लोगों की मौज है और बाकी सब की सजा है, मानसिक रूप से प्रताड़न है। तो अगर कोई आप में से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बेशक कीजिए, लेकिन अभी नहीं। कब कीजिएगा? अभी नहीं तो कभी नहीं, नहीं बाद में जब आप सेटल हो जाइएगा, ठीक है, तब यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। चलिए, आप लोग को लगता होगा कि क्या आप फालतू बकवास कर रहे हैं, समझेगा बाबू, चलो इसलिए मैं गाइडेंस कर रहा हूँ, सही चीज़ रास्ता दिखा रहा हूँ दोस्त, बर्बाद होने से बच जाइएगा। मैंने अपना 3 साल बर्बाद किया है, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, ठीक है, सिवाय ज्ञान के और कुछ नहीं मिला। और मुझे तो ज्ञान भी मिला, बहुत से लोगों को ज्ञान भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट सर्विस का तैयारी करना अच्छी बात है, 2 साल दीजिए, होता है तो ठीक, नहीं होता है तो छोड़ छाड़ के भाग जाओ। ओके, 2 साल फुल फोकस के साथ, जिसको करने का मन है, और नहीं होता है तो छोड़ो और भागो, ठीक है। क्योंकि आप लोग में से मालूम है, आप लोग में से मैक्सिमम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। 2 साल कीजिए ना, पूरा कीजिए, नहीं होता है तो फिर झोला उठाओ और कोई काम धाम खोज लो, ठीक है। ग्रेजुएट हो गए हैं, पीजी हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा केवल गवर्नमेंट में ही जाएंगे। सबसे अच्छा है बिजनेस, वो अपना कीजिए। चलिए, अब मैं अपने पढ़ाने का काम करता हूँ, बीच बीच में ये सब बोलता हूँ ताकि गाइडेंस मिल जाए आप लोगों को, गलत ट्रैक में फंसे ना रहें। आगे देखते हैं। तो हमारा बोला गया है कि पर्यावरण अध्ययन का दायरा क्या है, यानी कि ये जो पर्यावरण अध्ययन है भाई, कहाँ तक फैला हुआ है, ये हमें बता दीजिए। पर्यावरण अध्ययन, अरे ये भाई पर्यावरण अध्ययन मैंने क्या बताया था कि पृथ्वी के जल का, ठीक है, मतलब पृथ्वी और वायुमंडल का अध्ययन, यहाँ पे जितने जीव रहते हैं उन सभी का अध्ययन ही पर्यावरण अध्ययन है। अब उसमें जितना भी जीव है सभी को आप अलग करके एक एक टॉपिक लिखिए, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है यार, समझ रहे हैं। पूरा वायुमंडल को पढ़ना, पूरा पृथ्वी को पढ़ना, पृथ्वी में कम कम चीज आता है, जल है, स्थल है, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी का आंतरिक भाग है, पृथ्वी में बहुत सारे जीव रहते हैं, उन सभी जीवों का अध्ययन है, ठीक है। तो कुल मिला के पर्यावरण का जो विज्ञान है बहुत बड़ा विज्ञान है, ठीक है। पर्यावरण का अध्ययन का दायरा बहुत व्यापक है, जिसमें जैविक और अजैविक, मतलब कि जीवित और निर्जीव, इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक, घटकों के बीच का संबंध है। पारिस्थितिक तंत्र जो इकोसिस्टम है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र को इंग्लिश में इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम, संसाधनों का उपयोग, प्रदूषण, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, ये सभी को पढ़ना होता है। इसके अलावा संरक्षण, सतत विकास, ये सभी का अध्ययन करना होता है, ठीक है। आपने जल प्रदूषण पढ़ा है, आपने वायु प्रदूषण पढ़ा है, आपने ध्वनि प्रदूषण पढ़ा है, आपने जलवायु परिवर्तन पढ़ा है, आपने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा है, ये सभी पर्यावरण का ही भाग है, ठीक है। आपने जैव विविधता पढ़ा है, आपने खाद्य जाल पढ़ा होगा, फूड चेन पढ़ा है, ठीक है, आपने सतत विकास पढ़ा है, ये सारे किसके अंतर्गत में आते हैं, ये सभी पर्यावरण विज्ञान के भाग हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि पर्यावरण विज्ञान बहुत छोटा है, नो, ठीक है, इट्स ए लॉन्ग जर्नी, ठीक है। चलिए, तो पर्यावरण का अध्ययन एक बहुत व्यापक अध्ययन है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ज्यादा समझाऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मिस होता है सुरक्षा करना, ठीक है, या रक्षा करना, ठीक है। संरक्षण करना, सुरक्षा करना या रक्षा करना को कंजर्वेशन बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वाई वी शुड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट या राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, ओके। तो देखिए, प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण जलवायु का संतुलन बिगड़ गया है, ठीक है। इससे बचाने के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, ताकि जीवन चक्र हमारा जो चल रहा है, ठीक है, और प्राकृतिक संसाधनों का सुरक्षा किया जा सके। मैंने इस क्वेश्चन को 3 बार रिपीट किया, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। यानी कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, एक ही क्वेश्चन को मैं 3 बार रिपीट किया हूं अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया है सतत विकास क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बता दो भाई, ठीक है। उसके बाद आप लोग छुट्टी ले लीजिएगा बस, और 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सतत विकास क्या है, सतत विकास देखिए
विकास सबको मालूम है, ठीक है, बहुत से लोगों का नाम विकास रहता है। विकास क्या है जी? विकास, विकास मतलब सभी चीज का डेवलपमेंट हो, ठीक है। और सतत विकास उसको कहते हैं जब हमारा विकास तो हो, ठीक है। सतत विकास क्या है कि हमारा विकास तो हो लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी पे कोई खतरा ना मंडराए, उसी को सतत विकास कहते हैं, ठीक है। हमारा विकास तो हो लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं जो अभी दूर हैं, ठीक है, दिल्ली दूर है, उन लोगों पे हम कोई खतरा ना मंडराने दें, इसी को सतत विकास कहते हैं। यानी कि ऐसा विकास जो वर्तमान परिस्थिति और भविष्य दोनों के लिए सुरक्षित हो, उसी को सतत विकास कहते हैं, ठीक है। मतलब हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे पर्यावरण भी दूषित ना हो और हमारा काम भी चल जाए, इसी को सतत विकास बोलते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो सबको मालूम है विकास, सतत का मतलब होता है सस्टेनेबल, ठीक है, मतलब क्रमबद्ध तरीके से। सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है बिना भविष्य की पीढ़ियों को जरूरतों को खतरे में डाले, ठीक है। इसका उद्देश्य पर्यावरण, समाज, अर्थव्यवस्था को संतुलन बनाए रखना है। गॉट इट मेरे दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मुझे एक फॉर्म भरना था, ठीक है, NIT जमशेदपुर का, तो सुपरिटेंडेंट के लिए। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं उधर ज्वाइनिंग भी कर लेता हूँ, मान के चलता हूँ कि अगर ज्वाइनिंग हो जाता है 50-60 हज़ार रुपया मिलने लगेगा, लेकिन मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो काम पसंद नहीं है। सरकारी नौकरी है तो क्या हुआ, जरूरी नहीं कि वो काम पसंद भी आ जाए, ठीक है। तो मैं सोचा यार उधर चल जाऊंगा, फिर आप लोग का क्लास छूट जाएगा, और मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है आजकल, ठीक है। मतलब शुरू में तो एक था कि दोस्त कि नहीं बनेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, लेकिन अब पढ़ाने में मज़ा आने लगा, तब मुझे क्लास ही करने का मन कर रहा है। सो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, बनूंगा तो प्रोफेसर ही, ठीक है। सो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब मैं प्रिपेयर करूंगा फुल फोकस के साथ, ठीक है। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था मन में, शुरू से ही मैंने सोचा था कुछ ऐसा ही कि नहीं होगा तो फिर मैं आऊँगा इस साइड में, और मैं इसी साइड में आ गया। चलिए, तो धीरे धीरे करके ना आपके लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर होते जाएंगी जब आप लगभग लगभग 22, 23, 24 तक, 20 मतलब 21 तक आते आते ना आपके माइंड में क्लियरनेस आने लगेगा, ठीक है। एंड 25 में आपका पूरा क्लियर कट हो जाएगा सब कुछ लाइफ का कि अब मुझे क्या करना है। अगर आप जल्दी सोचने के लिए, मतलब कम एज से ही आप थोड़ा सा दिमागी रूप से ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, सोचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जल्दी सोचना ज़रूरी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो क्विक डिसीजन लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए। चलिए, और अगर आप डिसीजन ले पाते हैं तो मज़ा आ जाएगा आपको फिर जीवन जीने में, ठीक है। चलिए, स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी क्या है? स्थिरता क्या है जिसको हम लोग सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो स्थिरता का अर्थ है किसी भी प्रणाली मतलब सिस्टम, ठीक है। स्थिरता का अर्थ क्या है? किसी भी प्रणाली या संसाधन का इस प्रकार उपयोग करना कि वह लंबे समय तक बना रहे और क्षरण ना हो, क्षरण मतलब खराब ना हो, ठीक है, या प्रदूषित ना हो। यह प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, नवीनीकरण और विवेकपूर्ण उपयोग पर बल देता है। और इसको मेन स्थिरता हम लोग कहाँ पे लाते हैं? मतलब स्थिरतापूर्ण उपयोग, जैसे हमारा कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। मतलब ऐसा उपयोग कीजिए कि आप लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक इसको सस्टेन कर सकें। सस्टेन मतलब ही होता है कि लंबे समय तक उपयोग करना, ठीक है, ड्यूरेशन को बढ़ा देना, ठीक है। 10 मिनट में उपयोग करके खत्म कर दीजिएगा, वो नहीं, ड्यूरेशन को बढ़ाइए। कैसे बढ़ाइएगा? ठीक है, वही बढ़ाना है। कम प्रयोग करेंगे जी, धीरे धीरे प्रयोग करेंगे, अचानक से नहीं उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको जाना है, आप यहीं पे लिख दीजिएगा कि हम लोग छोटे छोटे रास्तों के लिए साइकिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कहीं जाना है थोड़ा सा ज़्यादा दूर तो हम बाइक का प्रयोग करेंगे, बहुत दूर जाना है तब बस का प्रयोग करेंगे। कम से कम एकदम 4 चक्का सेल्फ जो हमारा गाड़ी होता है, कार वगैरह, उसका प्रयोग कम से कम करना। क्यों? क्योंकि हम ऐसा करते हैं तो हम पर्यावरण को भी प्रदूषित करने से बचाते हैं और पेट्रोलियम को भी हम लोग लंबे समय तक चलाते हैं। लेकिन ऐसा हम और आप सोचते हैं, हर कोई ऐसा नहीं सोचता है दोस्त, सही है ना? हाँ, सही में हर कोई तो सोचता है कि मेरा कार होगा तो लोगों को दिखाएंगे, ऐट मौज हो जाएगा मेरा। हर कोई ऐसा ही सोचता है। पर्यावरण के बारे में किसको पढ़ा है यार? पर्यावरण के बारे में कुछ ही लोग होते हैं जो जागरूक होते हैं, और वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मैं इसलिए साइकिल चलाता हूँ क्योंकि
मैं जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करूंगा, ठीक है। तो कल दिन आपको कोई बोले कि यार आपके पास बाइक होते हुए भी आप साइकिल से आ रहे हैं, कंजूस हो गया है, तब उसको बोलिएगा अरे बुड़बक, मैं पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सतत विकास के 3 मुख्य स्तंभ कौन से हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 मुख्य स्तंभ कौन से हैं, यानी कि कौन से वो पॉइंट है जिसको उपयोग करके हम लोग सतत विकास का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ऐसा विकास जो हमारा भी उपयोग करे और हमारे आने वाले बाल पुत्र जो होंगे, ठीक है, यानी कि आपका नाती पुता, ठीक है, आपका भी बच्चा नहीं हुआ, नाती पुता तो दूर जाए, हाँ, लेकिन नाती पुता के लिए भी कोई मुसीबत ना पैदा करे। तो इसमें आपका 3 वो प्रमुख स्तंभ है, ठीक है, 3 पिलर है। स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, ठीक है, पर्यावरण स्थिरता और सामाजिक समानता। ये तीनों क्या है, इसका मतलब आर्थिक स्थिरता मतलब होता है कि आपको जो है आर्थिक रूप से स्थिर रहना है, ठीक है, ज्यादा खर्चा नहीं करना है। अब खर्च से मतलब हमारा ये है कि आप जो है ज्यादा, जैसे बहुत आदमी बात छोटी छोटी बातों के लिए आप लोग बहुत सारा चीज खर्च करते हैं, जैसे कि आपको जो है ना फ्रिज वगैरह का ज़्यादा प्रयोग मत करें, बाल सुखाने के लिए एयर कंडीशनर का प्रयोग मत करें, ठीक है, गर्मी लग रहा है तो तुरंत एसी का प्रयोग मत करें, अगर पंखा से काम चल रहा है तो पंखा सही चलाएं, ठीक है। मतलब छोटी छोटी आदतों के लिए अपने विलासितापूर्ण जीवन को रोकें, ठीक है। इससे क्या होगा, आर्थिक समानता भी आएगी, स्थिरता भी आएगी। ओके, नेक्स्ट, मतलब एक आदमी मौज कर रहा है, पूरा पर्यावरण भुगत रहा है, पर्यावरण में तो सब लोग रहता है। तो अगर एक आदमी मर्सिडीज से कोई घूम रहा है या BMW से, तो वो मानता हूँ कि वो अमीरी की है, लेकिन उसका जो नुकसान है, पर्यावरण जो प्रदूषण कर रहा है, उसको सबको भुगतना पड़ेगा। कोई एक आदमी पोल्ट्री फार्म खोला है, उसके अगल बगल का सारा एरिया दूषित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फायदा कौन उठा रहा है, पोल्ट्री फार्म वाला, और नुकसान किसको मिल रहा है, पूरा का पूरा एरिया वालों को, ठीक है। तो मैं केस कर दिया था, हम लोग के घर में के बगल में दे दिया था, हम बोले कि यार दीवार उठा दो, नहीं तो ऐसा इतना सेंड कर रहा है, मक्खी उखी आ रहा है, हम कैसे रहेंगे यहाँ पे। तो उन लोग बोला कि हम क्या करेंगे, अच्छा हम क्या करेंगे, सांप है को धामना सांप आके ला के छोड़ दिए ठीक है, मतलब इसको बोल दें कि अगर नहीं कीजिएगा तो हम सांप ला के यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर सब मुर्गी मुर्गा खा जाएगा आपका, फिर नहीं बोलिएगा। तो बोला कि नहीं नहीं रुकिए जाइए 1 साल, उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो धमकाना है, अगर कोई गलती करता है तो उसको फिर डराइए, ठीक है। चलिए, बहुत जरूरी है बॉस, देखिए अन्याय को सहना सबसे बड़ा, मतलब क्या बताएंगे, आप ही अन्याय कर रहे हैं। अगर आप गलती को सह रहे हैं, अन्याय को सह रहे हैं, तो सबसे बड़ा अन्याय करता आप ही हैं, क्योंकि आपने उसकी गलती को बढ़ावा दिया है, ठीक है। तो आर्थिक समानता लाइए, पर्यावरण स्थिरता लाइए, पेड़ पौधे लगाइए कम से कम, ठीक है, सावन महीना का भी समय है, और पेड़ों को कम से कम काटिए, ठीक है। सामाजिक समानता लाइए, सामाजिक समानता बोले तो आप सभी को जो है जात पात छुआछूत इस सब से थोड़ा सा परे रहना है, ठीक है। आप बोलिएगा कितना परे रहिएगा, हमको तो मालूम है, आप एगो इंटर कास्ट मैरिज करके दिखा दीजिए ना, बात करते हैं हमारा घर से ओकरा घर से लाठी लाठी मार भइल, वो गाना चल जाएगा ना। चलिए, बदलेगा हमारा ज़माना नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी का ज़माना बदलेगा, ठीक है। और धीरे धीरे आप लोग को अभी कंट्रोल करके अपने लाइफ में इन सभी का प्रयोग करना है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, न केवल किताब में बल्कि अपने लाइफ में इसका, अपने जीवन में इसका, वास्तविक जीवन में उपयोग करना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, और इसी तरह से हम लोग 1 घंटा फिर से बकैती करेंगे। और मैं शुरू में बताता हूँ कि मैं पढ़ाई लिखाई करने नहीं आप लोग को बुलाता हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों से गप करने आता हूँ, और हम लोग का जो 1 घंटा का गप होता है आपके एग्जाम के लिए यह गप फायदेमंद है। तो अगर फायदेमंद वाला गप भी हो जाए तो अच्छी बात है ना। चलिए, थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट में आंसर कीजिएगा। इससे 2 चीजें पता चलेंगी कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, और दूसरी चीज कि आप इसका आंसर जानते हैं। नमस्कार, थैंक यू, बाय, माय नेम इज सागर साव। लास्ट में इंट्रोडक्शन।